नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी। एज फार एज यूपीएससी या फिर दूसरे स्टेट पीएससीज की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोर और लेस स्टूडेंट्स जीएस के पेपर में एक जैसा ही स्कोर करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो उनकी रैंक डिसाइड करता है और अल्टीमेटली उन्हें कौन सी सर्विस मिलेगी ये डिसाइडिंग होता है। ऐसे में ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना एज वेल एज उसकी सही तरीके से पढ़ाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ तक बात सोशियोलॉजी की करें तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हमेशा से स्टूडेंट्स का फेवरेट रहा है और इसका फेवरेट होने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। सबसे पहला, सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है? तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं इसी का अध्ययन हम लोग सोशियोलॉजी में करते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, उन सभी को पता होता है कि सोसाइटी के बारे में क्या है। तो अगर नो मैटर कि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ उस पर लिख पाते हैं और इसीलिए कभी भी उन्हें जीरो स्कोर नहीं आता। ऑल्दो अगर आप एक अच्छा रैंक चाहते हैं देन आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के आप एक डिसेंट स्कोर सिक्योर कर पाएंगे। दूसरा, आप सोशियोलॉजी में बहुत सारे रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर की मदद से, जो टाइम टू टाइम एडिटर के ओपिनियन है या फिर आप जो आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उसको रेफरेंस के तौर पर सोशियोलॉजी में के आंसर्स में आप पुट कर सकते हैं। थर्ड, आप जानते हो कि जो सोशियोलॉजी है ये दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट से चूंकि ये रिलेटेड है इसीलिए आप पाओगे कि अगर आप सोशियोलॉजी की अच्छी से स्टडी करते हो तो ये न सिर्फ आपको सोशियोलॉजी के ऑप्शनल पेपर में मदद करता है बल्कि एसे राइटिंग में या फिर पॉलिटी वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट होता है, ठीक है। तो सिलेबस शॉर्ट होता है तो अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हो सोशियोलॉजी की तो मात्र 4 से 5 महीने में आप पूरा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके अलावा सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एम्पल अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मैं आपको पूरे बताऊंगी, तो इससे आपको पूरा सोशियोलॉजी कवर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये आपको अपने आसपास की सोसाइटी या जिस सिचुएशन में आपको काम करना है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सब्जेक्ट आपके जो सर्विस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले जिस ऑप्शन से शुरुआत की है वो है सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में भी 2 पेपर है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे और जो पार्ट 1 का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, यानी एक सब्जेक्ट के तौर पर सोशियोलॉजी का क्या पोजीशन है। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसका पार्ट 1 है एंड दैट टू एक सब यूनिट हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि हम लोग मॉडर्निटी, आखिर मॉडर्निटी से हम लोग क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अलग अलग फिलोसोफर्स और थिंकर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। यूरोप में किस किस तरह के सोशल चेंजेस हमें देखने को मिले थे और आखिर किस तरीके से ये सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन के तौर पर उभर करके सामने आया। क्योंकि अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो आप देखोगे कि सोशियोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इसका इमर्जेंस हाल ही में हुआ है। तो किस तरीके से इमर्जेंस हुआ, आखिर कौन कौन से सिचुएशंस थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इसके इमर्जेंस के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में और अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, ये इंक्लूड करता है फ्यूडलिज्म, देन रेनेसेंस, कमर्शियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड मॉडर्निटी। सो कुल मिलाकर ये अलग अलग स्टेजेस है जिसमें कि जो चेंजेस है उसने प्रोग्रेस किया और फाइनली हम लोग जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो इमर्ज हुआ। जो शुरुआत की जो सिस्टम थे वो फ्यूडलिज्म सिस्टम था, फिर रेनेसेंस रिबर्थ हुआ, फिर कमर्शियल रिवोल्यूशन आया, फिर साइंटिफिक स्केल पर रिवोल्यूशन आया, रिफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर
इनलाइटमेंट हुआ, लोग नॉलेजेबल होने लगे, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, फाइनली जो हमारी सोसाइटी है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ती है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से कि हर एक चीज़ में क्या हुआ, किस प्रकार साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, किस प्रकार कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, फ्यूडलिज्म में क्या होता था, कौन कौन से लोग होते थे, उनके क्या रोल होते थे, उनके क्या पोजिशन होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग उल्टा कर्म स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग मॉडर्निटी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस सीरीज को फॉलो करेंगे, यानी मॉडर्निटी के बाद हम लोग फ्यूडलिज्म और रेनेसेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं मॉडर्निटी से। तो सबसे पहले आखिर मॉडर्निटी होता क्या है? तो मॉडर्निटी जो है वो आइडियोलॉजी का एक फॉर्म है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जो कि अभी तक की जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है उसके ऑपोजिशन में, यानी हम लोग हमेशा से हमारी कुछ सोच रही है और जो हमारी शुरुआत से हमेशा से जो सोच रही है, जो हमारी विचारधारा रही है, उसको हम लोग ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी कहेंगे। तो अगर कोई आइडियोलॉजी उसके अगेंस्ट, उससे अलग कुछ रहती है तो हम लोग कहते हैं कि वो मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो कि पारंपरिक विचारधारा के विपरीत हो, उसे हम लोग कहते हैं कि वो मॉडर्निटी है। अब वेगनर इनके अनुसार मॉडर्निटी क्या है? तो मॉडर्निटी इज एसोसिएटेड विद द ओपन होराइजन of the future with unending progress towards a better human condition brought about by a radically novel and unique institutional arrangement। तो वेगनर इनके हिसाब से मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता, इसका क्या मतलब है? तो वेगनर का मानना था कि आधुनिकता जो है वो एक जुड़ा हुआ है किससे? तो हमारे भविष्य में जो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं खोल रहा है। ठीक है, ये बताता है कि मॉडर्निटी का इशारा एक ऐसे मतलब सोसाइटी की तरफ है, एक ऐसे प्रोग्रेस की तरफ है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। और मॉडर्निटी अगर हम लोग लेके आते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो कि बिल्कुल नया है, जिसमें ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन का हालात, उसकी अवस्था बहुत बेहतर होती है और लगातार जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोग्रेस करते जाता है। तो कुल मिला के मॉडर्निटी जो है वो बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट माना गया है, जिसमें कि ह्यूमन को प्रोग्रेसिव दिखाया गया है, जिसमें कि ह्यूमन की प्रोग्रेस की, उसके बेटरमेंट, उसके वेलफेयर की बात की गई है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले ये शब्द मॉडर्न ये कहाँ से आया? तो ये जो शब्द मॉडर्न है ये आया है एंशिएंट लेटिन वर्ड है, वहां से इस शब्द को इनहेरिट किया गया है। और शुरुआत में इनफैक्ट जो 6th सेंचुरी सी था उस समय से इसका मतलब जो है इस्तेमाल होता था कुछ अलग, जो पारंपरिक नहीं है उससे कुछ अलग दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये कोई नया वर्ड नहीं है बल्कि 6th सेंचुरी सी से इसका इस्तेमाल होते रहा है। ठीक है, शुरुआत के 1200 सालों में मॉडर्निटी का जो टर्म है इसका मतलब होता था कि जो अभी तक होता आया है, यानी कि जो पास्ट एराज में होता आया है उसके कंपैरेटिव में अगर कंटेम्पररी यानी जो समकालीन युग है अगर उसमें कुछ अलग होता है तो उस अलग को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग मॉडर्निटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है या कुछ तो जीन्स पैंट पहनती है, तो अभी तक लड़कियां क्या थी तो सलवार कमीज और साड़ी में दिखती थी। अब एक डिफरेंस आया, अब साड़ी सलवार कमीज की जगह पे जीन्स पैंट का युग आ गया। तो चूंकि जो अभी तक होता आया था उससे अलग हटके कुछ है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो मॉडर्न। ये जस्ट एक वेग एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि मॉडर्निटी जो शब्द था इसका इस्तेमाल शुरुआत के 1200 सालों में ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मतलब जो अभी तक होता आया है उससे किस तरह से चीजें अलग हैं। 18th सेंचुरी के जो टाइम पीरियड था उस समय मॉडर्निटी शब्द का एक अलग मतलब था। उस समय मॉडर्निटी शब्द जो था वो एक यूनिक सोशल सिस्टम की तरफ इशारा करता था। ये यूनिक सोशल सिस्टम कब इमर्ज हुआ, कब स्टार्ट हुआ? तो वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ 17th and 18th सेंचुरी के बीच में। मतलब 18वीं शताब्दी उस समय मॉडर्निटी शब्द का मतलब उस खास सोशल सिस्टम से था जो कि वेस्टर्न यूरोप में 17 से 19 सेंचुरी के बीच में इमर्ज हुआ। यानी जो 17 से 19 सेंचुरी के बीच में जो सोशल सिस्टम था वेस्टर्न यूरोप का, अक्सर मॉडर्निटी शब्द का मतलब उसकी तरफ इशारा करना होता था। मॉडर्निटी शब्द का से वो सारे इंस्टीट्यूशन जो इस पर्टिकुलर सोशल सिस्टम से जुड़े थे, मॉडर्निटी उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ इशारा करती थी।
अगर हम लोग एक बहुत ही इमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है प्रोफेसर सतीश देशपांडे, उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्नाइजेशन जो है ये यूजुअली कुछ ऐसा डिनोट करता है जो कि अनक्वेश्चनेबली फेवरेबल या डिजायरेबल, यानी कुछ ऐसा जो कि हम लोग हमेशा से चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, जो हम लोग सब चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो। ऐसा मानना है प्रोफेसर सतीश देशपांडे का। फिर और देशपांडे साहब कहते हैं कि मॉडर्निटी जो है वो एक सोर्स है कंसेप्चुअल टूल्स का, जिसका इस्तेमाल हम लोग उसको समझने के लिए करते हैं। मतलब मॉडर्निटी या फिर कुछ अलग अलग चीजें जो कि हो रही हैं, तो उनको समझने के लिए जिन संसाधनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मॉडर्निटी है। जो सोशल साइंसेस है उन्हें माना जाता है कि वो प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज है मॉडर्निटी। मतलब अभी तक जो हमारे सोशल साइंस के अलग अलग, सामाजिक विज्ञान के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली जो मॉडर्निटी या जो हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिजल्ट हैं। और ये कब इमर्ज हुआ, तो वेस्टर्न यूरोप का जो पोस्ट एनलाइटमेंट एरा था उस समय इमर्जन उसका देखने को मिलता है। और जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है एक डिसिप्लिन के तौर पर इसकी शुरुआत की गई। क्यों? ताकि जो अभी तक का जो हमारा अनप्रेसिडेंटेड सोशल सिस्टम, जो नया इवॉल्विंग हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड सोशल सिस्टम था, यानी जो अभी तक जो सोशल सिस्टम नहीं था, अब पोस्ट जो इनलाइटमेंट एरा था उसके बाद जो एक नया सोशल सिस्टम इमर्ज होकर के हमारे सामने आ रहा था, इसको समझने का प्रयास करने के लिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई, ताकि अभी हमारा सोशल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है ये सारी चीजें हम लोग समझ पाएं। और वो कंसेप्चुअल टूल्स जो कि हमारी मदद करते हैं वो भी मॉडर्निटी के अंतर्गत आते हैं। वीवर और दुर्कहेम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्नाइजेशन का जनरली डिफाइन किया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें एक रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि एक रैशनल बदलाव, एक ऐसा, देखिए एक दो तरीके का आता है। रैशनल बदलाव उसको कहते हैं जिसमें कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, जिसकी सही या गलत होने पे हम लोग सवाल करते हैं, और अगर हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है तभी हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अंधविश्वास नहीं। तो मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं वेबर और दुर्कहेम कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि न सिर्फ पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल स्तर पे बल्कि सोशियो इकोनॉमिक, इन सभी स्तर पर रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉडर्निटी के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। ये सारा हो गया कि जो पोस्ट एनलाइटमेंट एरा के जो टाइम पीरियड था उस समय जो सोसाइटी थी उसको, और जो नई इमर्ज कर रही थी सोसाइटी, उसको समझने के लिए हम लोगों ने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को इन्वेंट किया। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर शुरुआत में ये पोस्ट एनलाइटमेंट एरा से पहले शुरुआत के पीरियड में आखिर हमारी सोसाइटी कैसी थी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्यूडलिज्म की। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मेडिवल यूरोप के। ठीक है, यानी जब समय का जो सोसाइटी हम लोग मॉडर्न नहीं कहते थे उस समय के फीचर्स क्या हुआ करते थे, उस समय सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता था, कौन कौन से लोग थे, किस तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप पाओगे कि 10 से 15 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वेस्टर्न यूरोप में, उस समय फ्यूडलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं सामंतवाद, ये फ्यूडलिज्म ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। यानी 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक आप देखोगे कि पूरे पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद जो था वो एग्जिस्ट करता था। और क्यों फ्यूडलिज्म, ये जो सामंतवाद था, आखिर इसकी शुरुआत, इसका उदय क्यों हुआ? क्योंकि आप देखोगे कि जो रोमन एम्पायर है उसका डाउनफॉल हो गया, यानी कि रोमन एम्पायर जो है उसका पतन हो गया, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पहले जब तक रोमन एम्पायर था तो एक सेंट्रल पावर थी, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, लेकिन जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, उसका पतन हो गया, तब पावर डिसेंट्रलाइज हो, पावर बट गया और अब कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची, कोई ऐसा मुख्य शासक नहीं बचा। और मुख्य शासक नहीं बचने के कारण जो फ्यूडलिज्म था या फ्यूडल सिस्टम जो था वो प्रेवलेंट हो गया, वो प्रचलित हो गया। ठीक है, अब फ्यूडलिज्म यानी कि जो सामंतवाद है इसमें होता क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम पे बेस्ड है ऑफ लैंड टेन्योर्स। बेसिकली इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो एक लैंड स्टेट यानी एक जमीन है, अलग अलग साइज की जमीन, जिसे हम लोग फिफ कहते हैं। ठीक है, फिफ बेसिकली जो लैंड हेल्ड ऑन कंडीशन और सर्विस, आप फिफ ये टर्म सुनोगे, फिफ का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जिसको कि किसी शर्त पे या किसी कंडीशन पे दिया जाता है।
ठीक है। तो फ्यूडलिज्म जो सिस्टम है इसमें जमीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें अलग अलग साइज की जमीन होती है और ये अलग अलग साइज की जमीन क्या होता है, तो जो ओवरलॉर्ड होते हैं वो अपने वेजल्स या कह सकते हैं नाइट्स को ये देते हैं कि ये जमीन आपकी हुई, लेकिन उनका मालिकाना हक जमीन को का नहीं मिलता है वेसल्स को या फिर कहते हैं नाइट्स को, बल्कि बस उनका नाम होता है कि हाँ ये अभी आपकी अथॉरिटी में, लेकिन मालिकाना हक ओवरलॉर्ड के पास ही रहता है। बस नाम होता है कि हाँ ये आपको अभी दिया गया है कुछ समय के लिए, बदले में चूंकि हम आपको जमीन दे रहे हैं, बदले में आप इसके हमको क्या दोगे, तो मिलिट्री सर्विस। और यही आपका बेसिस होता है, यही आपका बेस होता है फ्यूडलिज्म का। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करेंगे फ्यूडलिज्म का आखिर क्या मतलब होता है, फ्यूडलिज्म किस चीज पर बेस्ड है, तो ये अ सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर इस पर बेस्ड है। इसमें आप जो ओवरलॉर्ड होते हैं वो अपने वेसल्स या फिर नाइट को ये जमीन देते हैं। जमीन जो वेसल्स या नाइट को मिलती है वो उस जमीन पर इनका मालिकाना हक नहीं होता, बल्कि ये जमीन को ये होल्ड करते हैं और बदले में क्या करते हैं, तो जो ओवरलॉर्ड होता है उसको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जिससे कि आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में बेसिकली फ्यूडल सिस्टम का जितना भी कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फ्यूडल सिस्टम में सबसे ऊपर होता है राजा, और आप देख सकते हैं कि राजा जो है वो देश भर में जितनी भी जमीन होती है उन सभी का मालिक राजा होता है, ठीक है। और यही लॉ जो है वो कानून जितना भी होता है वो सोसाइटी का वो यही बनाता है। साथ ही साथ एक जो एरिया ऑफ लैंड है, मतलब मैंने कहा था ना कि इसमें क्या होता है, ओवरलॉर्ड लैंड देता है, जमीन देता है, आवंटित करता है कि ये जमीन तुम्हारी हुई, तो बदले में इस जमीन के तुम मुझे मिलिट्री सर्विस दोगे, ठीक है। तो कानून बनाने का काम राजा करता है, और साथ ही साथ राजा जो है एक एरिया लैंड का या फिर कह सकते हैं एक जमीन का एक टुकड़ा जो है वो अमीर जो लॉर्ड्स और नोबल्स है उनको देता है, ठीक है। और वो एरिया ऑफ लैंड जो कि राजा देता है उस एरिया ऑफ लैंड को हम लोग कहते हैं फी, ठीक है। आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, राजा होता है, और इसके नीचे क्या होते हैं, तो इसके नीचे होते हैं आपके लॉर्ड्स और नोबल्स। और जो मतलब राजा जो है ये इसको ओवरलॉर्ड कहेंगे, और राजा के नीचे राजा जिसको जमीन देता है वो उसका वेसल कहलाएगा। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो वेसल कहलाएंगे राजा के। और इनका क्या है, इनको जमीन मिल रहा है राजा की तरफ से, बदले में ये राजा को क्या दे रहे हैं, तो मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, या अगर कभी जंग वगैरह होती है या फिर राजा को मतलब सहयोग की जरूरत होती है, मिलिट्री की जरूरत होती है, तो ये उसको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ ये सब के सब राजा के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। अब क्या करता है, ये जो लॉर्ड्स और नोबल्स होते हैं ये जमीन अपने पास नहीं रखते, बल्कि ये जमीन भी जो है वो कुछ नीचे के लोगों में ये बांट देते हैं। जो नोबल्स है वो भी कुछ प्रोफेशनल शोल्डर्स को कुछ जमीन जो है वो दे देते हैं। अब जमीन इनको, ये जो प्रोफेशनल शोल्डर्स हैं, इनको जमीन किनके द्वारा मिली, तो इन लॉर्ड्स और नोबल्स को मिली। तो ये सारे वेसल कहलाएंगे किसके, तो लॉर्ड्स और नोबल्स के। ये बदले में क्या करते हैं, ये जो शोल्डर्स है इनको बदले में क्या मिलता है, तो बदले में इनको देना होता है मिलिट्री सर्विस, और अपनी वही निष्ठा रखनी पड़ती है, और जब भी कुछ कहेंगे तो उनको मानना पड़ता है। और बदले में ये जो लॉर्ड्स वगैरह है ये तो मतलब जमीन तो देते ही हैं, इसके अलावा इनको खाना देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रहने को घर देते हैं। तो और अगर कभी मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत होती है तो ये शोल्डर क्या कर देंगे, तो इनके साथ मतलब इनका सहयोग करेंगे। और इसके नीचे वाला जो लेवल होता है, जो सबसे नीचे में होते हैं, वो आपके पीजेंट्स या फिर सर्व्स होते हैं, यानी किसान जो कि वो जो जमीन है उस पर खेती करते हैं। तो इन किसानों का काम होता है कि जमीन पे खेती करते हैं, इसके अलावा ये रेंट पे करते हैं उस खेत का, ठीक है। और बदले में ऊपर से इनको क्या मिलता है, तो अगेन इनको फूड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है। तो आप, और हर एक जो स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे से अलग होता है। ये राजा एक में हो गया, एक लेवल फॉर्म करता है, जो लॉर्ड्स और नोबल्स है वो दूसरा लेवल, फिर ये तीसरा, ये सबसे चौथा है। और हर एक का जो सोशल स्टेटस, पोजीशन, इनके पावर, इनके प्रिविलेजेस, ये सब के सब जो होते हैं वो काफी अलग होते हैं। ये तो मैंने आपको एक ब्रॉडर स्केल पे बता दिया। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे फ्यूडल सोसाइटी में क्या कुछ होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटी की हायरार्की की। हायरार्की एक, किसके नीचे क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्यूडल सोसाइटी में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है राजा,
और राजा का काम क्या होता है, तो राजा जो है फीड्स में पहले ही बता चुकी हूँ कि फीड्स एक लैंड के एरिया को कहते हैं, ये अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। ये लैंड राजा देता है, एक मतलब किसको देता है, तो वो बहुत सारे लॉर्ड्स या फिर नोबल्स को देख सकता है, ठीक है। फीड्स या स्टेट यानी जमीन का एक टुकड़ा, ऐसे समझिए कि राजा एक जमीन का टुकड़ा वो दे देता है अलग अलग लॉर्ड्स को, ठीक है। और ये लॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ड्यूक्स एंड अर्ल्स, ठीक है। अब ये जो लॉर्ड्स हैं, ठीक है, राजा के पास अगर मान लेते हैं ढेर सारी जमीन है, तो ये जमीन इन्होंने इन ड्यूक्स और अर्ल्स को दे दी। अब ये ड्यूक और अर्ल्स क्या करेंगे, ये लॉर्ड्स फिर ये जमीन को बांट देंगे अपने से नीचे लॉर्ड्स में, जिसको हम लोग बैरन कहते हैं। और बदले में ये बैरन क्या करेंगे, बदले में ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूक्स और अर्ल्स को, ठीक है। यानी सबसे पहले राजा के पास है, राजा ने कुछ जमीन दी, अब इस जमीन के और छोटे छोटे क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे सबसे पहले राजा है, राजा ने ड्यूक्स और अर्ल को दिया, फिर अभी ड्यूक और अर्ल क्या करेंगे, और छोटा छोटा जो जमीन है वो किसको देंगे, जो उनको मिला वो उसको बैरन को देंगे, ठीक है। ये बैरन बदले में इसको क्या प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री सपोर्ट फॉर्म करेगा। फिर इसी तरह ये बैरन भी क्या करेंगे, ये फिर जमीन देंगे अपने से नीचे वाले को, जिसको कि नाइट कहते हैं। ये नाइट सबसे आखिरी स्टेज में होते हैं, ये जो है ये फिर जमीन किसी को नहीं दे सकते। तो आप ये हायरार्की है फ्यूडल सोसाइटी का, सबसे ऊपर किंग, उसके नीचे ड्यूक्स और अर्ल्स, उसके नीचे होते हैं बैरन्स, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है फ्यूडल लॉर्ड्स की, वो होती है नाइट्स। नाइट्स फिर किसी को जमीन नहीं दे सकते। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। तो स्टेट्स जो है वो एक ऐसा सिस्टम है स्ट्रैटिफिकेशन का, यानी कह सकते हैं संपदा के वितरण का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि one section or state is distinguished from the other in respect of status, privileges and restrictions। मैंने आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाया कि आप देख सकते हो कि ये अलग अलग स्टेट हो गया, ये एक स्टेट, ये वाले इसमें रहने वाले लोग एक दूसरा स्टेट, ये तीसरे स्टेट, ये चौथे स्टेट। तो जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक सेक्शन या कह सकते हैं एक स्टेट के जो लोग होते हैं वो दूसरे से अलग होते हैं। किस किस टर्म में, तो स्टेटस के टर्म में, प्रिविलेज के टर्म में, रिस्ट्रिक्शन के टर्म में। यानी कि हर एक स्टेट के लोगों का अपना अलग दर्जा होता है। जैसे सबसे जो नीचे स्तर पे होते हैं उनका दर्जा सबसे कम होता है, जो सबसे टॉप पे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा उनका दर्जा, सबसे हाई क्लास उन्हें माना जाता है। उसी तरह बहुत सारे जो प्रिविलेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, वो ऊपर वाले लोगों को मिलते हैं, नीचे वाले को नहीं। और बहुत सारे जो अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रुकावटें होती हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको झुक के चलना है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो स्टेट सिस्टम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि स्टेटस, प्रिविलेज और रिस्ट्रिक्शंस ये सारे अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग स्टेट, अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए। तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है स्टेट का। सबसे पहला, हर एक स्टेट का अपना एक अलग स्टेटस होता है, यानी कि उनकी एक अपनी ड्यूटी होती है, साथ ही साथ उनके अपने एक अधिकार होते हैं। और हर एक स्टेट का अपना एक खुद का प्रिविलेज होता है और उनका खुद का एक ऑब्लिगेशन, उनका दायित्व। यानी हर एक स्टेट का ये फिक्स्ड होता है कि आपका क्या दर्जा होगा, आपका अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपको कौन कौन से विशेषाधिकार मिलेंगे, साथ ही साथ आपके क्या दायित्व होंगे। आप मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, कि आप खाना बनाओगे, कि आप शेल्टर दोगे, ये सब कुछ आपके स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्टेट है वो आपका ब्रॉड डिवीजन ऑफ लेबर, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप कौन सा काम करोगे। मैंने कहा ना कि आप लड़ने का काम करोगे, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, कि आप सबकी देखभाल करोगे, या फिर आप जो फार्म है उसमें खेती करोगे। आपका काम क्या होगा ये भी आपकी स्टेट के द्वारा तय होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो फ्यूडल स्टेट है, ये जो अलग अलग स्टेट सिस्टम है, हर एक स्टेट जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए स्टेट का। अब हम लोग बात करते हैं मिनोरलिज्म की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जागीर प्रथा। आखिर जागीर प्रथा क्या है? तो मिनोरलिज्म जो है यानी कि जागीर प्रथा, ये एक सिस्टम है लैंड टेन्योर का एंड द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल रूरल इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय द वेस्टिंग ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक पावर इन लॉ। सो जागीर प्रथा एक ऐसा सिस्टम है लैंड टेन्योर का, यानी कि भूमि धारण का एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि जो इकोनॉमिक साथ ही साथ जो लीगल यानी कि आर्थिक और कानूनी शक्ति किसके पास होती है, तो लॉर्ड के पास होती है। यानी जिनके अंडर में भूमि होती है उन्हीं के पास कानूनी शक्ति भी होती है और आर्थिक शक्ति भी होती है। और जागीर प्रथा एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है रूरल इकोनॉमी का।
जो मैनर है इसमें अब क्या शामिल है, यानी जागीर के अंतर्गत क्या आता है। तो जागीर के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा सा फार्म आता है, बहुत बड़ा खेत आता है, एक पैस्चर एरिया होता है यानी कि चारगाह क्षेत्र होता है जहां पर जो फार्म एनिमल्स हैं वो चरते हैं, और एक कॉमन वुड्स होता है यानी कि एक जंगल होता है। यानी ये तीन प्रोमिनेंट चीजें होती हैं जो किसी भी जागीर के अंतर्गत आती हैं, एक बड़ा सा खेत, चारगाह क्षेत्र और एक जंगल। इसमें साथ ही साथ आप देखोगे कि एक जागीर के अंतर्गत कुछ आपके कॉटेजेस भी होते हैं, कुछ झोपड़ियां भी शामिल होती हैं जहां पर आम आदमी रहते हैं, कुछ वर्कशॉप्स भी होते हैं जहां पर जो भी चीजें आपको एक जागीर में रहने के लिए जरूरी होती है तो उन वर्कशॉप में उन चीजों को बनाया जाता है, और एक चैपल होता है यानी कि एक गिरजाघर होता है जहां पर लोग प्रार्थना करते हैं। तो कुल मिलाकर जागीर में यही सारी चीजें होती हैं, बड़ा सा खेत, चारगाह क्षेत्र, जंगल होता है, फिर कुछ झोपड़ियां होती हैं जहां पर लोग रहते हैं, कुछ वर्कशॉप होता है जिसमें कि वो सारी चीजें तैयार की जाती है जो कि एक जागीर में रहने वाले लोगों को जिसकी जरूरत होगी, और लोगों की पूजा करने के लिए गिरजाघर होता है। अब हम लोग थोड़ा सा रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जानते हैं। तो आप पाओगे कि वेस्टर्न यूरोप का एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था रोमन कैथोलिक चर्च, और चर्च का हेड कौन होता था? चर्च का हेड होता था पोप, जिसे कि जीसस क्राइस्ट का विसर माना जाता था, यानी कि ईसा मसीह के संदेशवाहक के तौर पर उन्हें देखा जाता था। क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन उसे माना जाता था, और चूंकि इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता था, जो उसका मुखिया होता था, वो पोप होता था, इसलिए उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता था। इनफैक्ट जो आपके पोप होते थे वो राजा को भी मजबूर कर सकते थे कि वो उसका जो आदेश है वो उसका पालन करे, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च को इसको सबसे पावरफुल कंसिडर किया जाता था, और पोप को ईसा मसीह का संदेशवाहक के तौर पर माना जाता था। क्रिश्चियनिटी यानी जो ईसाई धर्म है उसने ये सिखाया है लोगों को कि जो धरती है, ऐसा नहीं है कि जो मानव का जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ धरती तक है कि यहाँ से आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं, ईसाई धर्म के अनुसार जो मानव का जीवन है वो सिर्फ धरती तक का नहीं होता है। ठीक है, मानव का जीवन धरती पर अगर समाप्त हो गया तो इससे उसके अस्तित्व की समाप्ति नहीं होती, और इसीलिए ईसाई धर्म में लोगों को सिखाया जाता है कि अगर आप मरने उपरांत आत्मा का जीवन जीना चाहते हैं तो इस जीवन में आपको जितने भी सुख चैन है उसको आपको त्यागना होगा, जितने भी दुनियादारी की जो सुख की चीजें हैं वो आपको त्यागनी होगी, तभी जाकर आप मृत्यु के बाद एक सही जीवन या एक आत्मा का जीवन आप व्यतीत कर पाओ। कुछ जो मोनास्ट्रीज थी, यानी कि मोनास्ट्री उन जगहों को कहते थे जहां पर मॉन्क्स रहा करते थे, तो वो जो मोनास्ट्रीज थी वो बेसिकली जो लर्निंग है यानी कि शिक्षा का वो केंद्र हुआ करती थी, और वो इंश्योर करती थी मोनास्ट्री की जो भी उसके सदस्य हैं, जो भी वहां पे रहते हैं, वो बहुत ही ऑर्डर्ड लाइफ यानी कि बहुत ही डिसिप्लिन भरा वो जीवन जिए। ठीक है, और मतलब उनके जो रूल्स होते थे वो उनके नियम काफी ज्यादा कड़े होते थे, अनुशासन की दृष्टि से वो बहुत ही कड़े नियम होते थे, और उस नियम को इसलिए लगाया जाता था ताकि जो उसके लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो उस नियम को सही तरीके से फॉलो करे और उनका जो मौलिक जो नैतिक उनका जीवन हो काफी ज्यादा बढ़े। उनका मेन काम होता था कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं न सिर्फ उनका नैतिक विचारधारा उनकी काफी अच्छी हो, बल्कि वो सामान्य नागरिक को शिक्षित करे, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं या फिर जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को वो दूर कर पाए। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन आप देखोगे कि जो करप्शन था वो मोनास्ट्रीज में आने लगा, यानी कि ये इस उद्देश्य से मोनास्ट्री की शुरुआत की गई कि उसके जो सदस्य हैं वो बहुत ही कड़ा जीवन जिएंगे और दुनियादारी की जो भी चीज़ है उसको छोड़ देंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन मठों में भी करप्शन जो है वो भ्रष्टाचार जो है फैल गया, और जो मॉन्क थे यानी जो मठ में रहने वाले लोग थे, जो भिक्षु थे, वो मतलब सादा जीवन जीने की जगह पे वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने लगे, यानी बहुत ही भोग विलास वाली जिंदगी उन्होंने जीना शुरू कर दिया और बहुत सारा धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें
मोनास्ट्री में इस उम्मीद से रखा गया था कि वो धन इकट्ठा तो क्या, धन जमा भी नहीं करेंगे, धन का से मोह त्याग लेंगे और बिल्कुल कष्ट भरा जीवन जिएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट, और भ्रष्टाचार के कारण जो मॉन्क्स थे वो बहुत ही आरामदायक, बहुत ही भोग विलास से करते थे, खूब सारा पैसा उन्होंने जमा कर रखा था और बहुत ही बेकार जीवन जीने लगे थे। और इस जो बुराई थी, इस जो करप्शन है, उसको सुधार करने की जरूरत महसूस की गई और इसे एक नया कंसेप्ट लेके आया गया, और वो नया कंसेप्ट था वॉन्डरिंग मॉन्क्स का, यानी कि भ्रमण करने वाले भिक्षुओं का। अब भ्रमण करने वाले भिक्षु क्या थे, तो उनका कोई एक घर परमानेंट नहीं था कि वो यहाँ पे रहेंगे। वो घूम घूम कर कहीं पे भी, आज यहाँ पे रहे तो कल कहीं और थे। और वो किस तरह से उनका जो जीवन यापन था वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के द्वारा उन्हें जो दान दक्षिणा मिलती थी उस पर निर्भर करता था। और वो जो है, वो जो भ्रमण करने वाले भिक्षु थे, वो आत्म बलिदान का जीवन और पवित्रता के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे और लोगों के लिए उदाहरण उन्होंने पेश किया। और ये भी आप देखोगे कि फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य एजुकेशन था, जो मुख्य शिक्षा थी, वो चर्चेस के द्वारा यानी कि गिरजाघरों के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। और बेसिकली एजुकेशन के नाम पे यानी शिक्षा के नाम पर लोगों को, बच्चों को क्या सिखाया जाता था, तो उन्हें ग्रामर के बारे में बताया जाता था, लॉजिक बताया जाता था, अर्थमेटिक बताया जाता था, थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र के बारे में बताया जाता था, और ये सारी चीजें जो है वो लैटिन भाषा में बताई जाती थी। और आप देखोगे कि जो साइंस था, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन सब चीजों के बारे में कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। पुराने टाइम में साइंस का स्थान था, लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे काम करते थे, अलग अलग इन्वेंशंस होते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप देखोगे कि एजुकेशन में साइंस जो है वो स्टैंड स्टिल पे चला गया था, यानी अब उसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर साइंस का एजुकेशन दिया गया था। इनफैक्ट आप देखोगे कि चारों तरफ जो फेथ था, जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो एकदम डोमिनेट करता था। यानी अगर किसी चीज पे लोगों का विश्वास है तो वो है, नो मैटर वो सही है कि गलत है, अगर आपने उसको क्वेश्चन किया या उसके खिलाफ अगर आपने बात की, जो एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि पहले से चला आ रहा है, वो सिद्धांत है, लोगों की उस पर आस्था है, तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपने उस पर सवाल उठाया तो आपको बुरी तरह से आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको एक गंभीर दंड मिलेगा। तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय साइंस या रैशनल थिंकिंग या सही गलत का जो क्वेश्चनिंग था ये खत्म हो चुका था, और आस्था जो था, वो विश्वास जो था, वो डोमिनेट करता था, उसका वर्चस्व था हर जगह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि फेड्यूलिज्म यानी जो सामंतवाद था उस समय क्या होता था। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो फेड्यूलिज्म है यानी कि जो सामंतवाद है उसका पतन देखने को मिलता है। अब सामंतवाद का पतन क्यों होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धीरे धीरे टाउन्स का ग्रोथ होने लगा, यानी नगरों का विकास होने लगा। और ये जो शहर थे, नगर थे, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड के सेंटर थे, यानी ये ऐसी जगह थे जहाँ पर नए नए तरह के सामान, इनका उत्पादन होता था, साथ ही साथ इसका ट्रेडिंग होता था कि आप मुझे ये दो, इसके बदले में आपको ये दूंगा या पैसा दूंगा। ठीक है, इन जो टाउन्स थी इसकी एक और खासियत थी कि इन शहरों के अपने खुद के सरकार होते थे, खुद की अपनी मिलिशिया होती थी यानी मिलिट्री होती थी, और खुद ही के अपने न्यायालय होते थे। और ये जो टाउन्स थे, ये जो शहर था, ये लोगों को इनकरेज करता था, उनका उत्साहवर्धन करता था कि आप कैश क्रॉप्स जो है, नगदी फसल जो है, आप उसको उगाओ। जो भी ये जो नगदी फसल थे, ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जिनको चाहिए, मतलब जो उत्पादन करने वाले लोग थे, उनको अपने उत्पादन करने के लिए जिन फसलों की आवश्यकता थी, ये इनकरेज करते थे कि आप कैश क्रॉप्स को उगाओ। और अगर जो किसान है वो नगदी फसल को उगाते थे तो बदले में उनको पेमेंट किया जाता था, मनी के तौर पर, पैसे के तौर पर उनको पेमेंट मिलती थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि किसानों को अब लेबर यानी कि काम करके के अपना जो उनको फूड या शेल्टर मिल रहा था, तो काम करके उसे नहीं चुकाना होता, बल्कि वो मनी के तौर पर अब अपना पेमेंट कर सकते थे। पहले टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको जैसे लाड मिल रहा है या फिर आपको खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो बदले में आपको क्या करना पड़ता था, उस खेत में काम करना पड़ता था या उसका गुलाम बन के, मतलब जो वो कह रहे हैं वो मानना पड़ता था। अब जो पीजेंट्स थे, चूंकि उनको नगदी फसल वो उगा रहे
हैं तो बदले में उनको पैसा मिल रहा था, तो अब वो भुगतान अपनी मेहनत या मजदूरी के बदले में नहीं बल्कि पैसों से वो उसका भुगतान कर सकते थे। तो एक तो फेडरल सिस्टम के डिक्लाइन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था कि टाउन का ग्रोथ हुआ, और इन टाउन की ग्रोथ के कारण जो फेडरल सिस्टम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। दूसरा आप देखोगे कि पैसे का जो चलन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और एक नए क्लास के लोग वो उभर करके सामने आए, और इस नए क्लास के लोग को हम लोग मिडिल क्लास कहते थे। और इस मिडिल क्लास में आप देखोगे कि ज्यादातर जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो लोग मिडिल क्लास के अंतर्गत आते थे। और इसीलिए चूंकि शुरुआत के जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद का जो शुरुआती फेज था वो इन व्यापारियों के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। ये व्यापारी जो है वो प्रमुख रूप से उस पूंजीवादी सोसाइटी का हिस्सा थे। इसीलिए जो पूंजीवाद का जो शुरुआती चरण है उसे हम लोग मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म या फिर व्यापारी पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि शुरुआत के पूंजीवाद में जो अधिकतर काम था, ये जो सबसे ज्यादा जिनका वर्चस्व था वो थे मर्चेंट्स। और मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म यानी कि व्यापारी पूंजीवाद जो है एक ऐसा सिस्टम था जिसमें व्यापार प्रॉफिट के लिए किया जाता था, कि अगर मैं आपको ये सामान बेच रहा हूँ या आपसे ये सामान खरीद रहा हूँ तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होगा, वो है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कि आपको मैं अगर 2 रुपए में मैंने सामान खरीदा है तो मैं आपको 4 रुपए में बेचूंगा ताकि 2 रुपए मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था प्रॉफिट के लिए। टिपिकली जो कमोडिटीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी वो नॉन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड से, यानी जो गैर पूंजीवादी तरीके थे उसके तरीके से कमोडिटीज यानी कि सामान वस्तुएं उत्पादित की जाती थी और फिर वस्तुओं का व्यापार होता था प्रॉफिट के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि जैसे जैसे टाउन्स का जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, बहुत सारी नई नई जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी वो आपके टाउन से क्या होगी, वो टाउन्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। यानी शुरुआत में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी यानी कि किसी चीज़ों को उत्पादन करने की जो प्रक्रिया थी वो ज़्यादातर जो किसान होते थे ना उनके घरों पर होती थी। जैसे जैसे शहरों का विकास हो गया, अब किसानों के घर पे नहीं बल्कि टाउन में शहरों में शिफ्ट होने लगे, और लोग जो थे जिनको की पर्टिकुलर तरह के या किसी तरह के काम यानी किसी को कुछ बनाने अगर आता था तो वो लोग क्या करते थे, खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते थे, कुछ को इकट्ठा कर लेते थे, किसमें, गिल्ड में। और यही जो गिल्ड था ये आगे चल के फिर आप देखोगे कि फैक्ट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसने एक रास्ता दिया एक नए सिस्टम को जिसे हम लोग फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि एक कैपिटलिस्ट एक पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, एक पूंजीवादी जो समाज थी उसकी शुरुआत होने लग गई। ठीक है, शहरों का विकास होने लगा, लोग पैसे का चलन बढ़ गया, लोग व्यापार करने लग गए, जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज शुरू हो गई, लोग खुद को जिनको कि काम करना आता था, एक पर्टिकुलर क्राफ्ट जानते थे, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, और इस तरह से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की शुरुआत हो गई और फेडरल जो सामंतवाद का जो सिस्टम था वो डिक्लाइन करने लग गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो फेड्यूलिज्म था यानी कि जो सामंतवाद जो अभी तक चला आ रहा था हमारे सोसाइटी में, तो इसके परिणाम स्वरूप सोसाइटी में किस किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे थे या सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा था। तो सबसे पहली बात, जो सामंतवाद से क्या होता था, तो ऑर्डरलीनेस यानी कि आप देखोगे कि अनुशासन और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती थी मेडिवल लाइफ में। एंड इसने अलाउ किया था कि जो आपका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ था वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आराम से सुस्त गति से चले, क्योंकि बहुत प्रॉपर ऑर्डर था कि एक स्टेट के लोगों का ये काम है, इसका काम ये है, ये इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ये बदले में इसको खाना देगा। तो सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटाइज था कि सबको अपना रोल पता था, सबको पता था उसकी क्या जिम्मेदारी है, सबको पता था कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। तो ओवरऑल सब चीजें बहुत ही, चाहे सोशल हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, बहुत ही नॉर्मली आराम से चल रहा था। साथ ही साथ आप देखोगे कि क्लास सिस्टम काफी रिजिड था, यानी कि जो पीजेंट है वो बिल्कुल पीजेंट के तौर पर ही रहेंगे, उनको सिर्फ काम जो है वो फार्म्स वगैरह में काम करना ही है। लॉर्ड या ड्यूक अर्ल हो गए, वो उनके बराबरी नहीं कर सकते या उनके जैसा काम नहीं कर सकते। यानी क्लास सिस्टम देखोगे कि बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुका था और बहुत ही रिजिड था। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि जो लॉर्ड्स थे यानी कि जो जिनको कि राजा जो थे वो फीफ यानी कि लैंड प्रोवाइड करते थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो राजा के कंट्रोल के बाहर हो गए थे। और आप देखोगे कि
सिस्टम बना हुआ था ना कि सबसे ऊपर राजा है, राजा के नीचे लॉर्ड है, लॉर्ड के नीचे फिर लॉर्ड यानी ड्यूक अर्ल्स है, उसके नीचे बैरन्स है, बैरन्स के नीचे नाइट है, नाइट के नीचे सर्फ है। तो हर एक सिस्टम एक के नीचे एक जो है, मतलब राजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के कॉन्टैक्ट में थे। फिर उसके नीचे सबसे नीचे कॉमन पीपल था। तो आप देखोगे कि राजा जो था वो कॉमन पीपल के कॉन्टैक्ट में नहीं था, और लॉर्ड इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो अब राजा की कंट्रोल ही में नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रखा था, इतना ज्यादा हाई क्लास सिस्टम्स इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था कि जो राजा थे वो आम लोगों के साथ वो बिल्कुल संपर्क में ही नहीं रह पाते थे। और इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था, यानी कि आर्थिक ठहराव सा आ गया था। इकोनॉमिक स्केल पे बहुत ज्यादा गतिविधि आपको आर्थिक स्तर पर देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो वेल्थ प्रोड्यूस किया जाता था, जो भी धन जो है वो किसान प्रोड्यूस करते थे, या फिर जो आपके शिल्पकार थे उनके द्वारा काम करके जो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए या जो थोड़ा बहुत मनी प्रोड्यूस किया जाता था, वो जो उसके फ्यूडल लॉर्ड्स थे यानी जमीन के जो लॉर्ड्स थे वो उसका अंधाधुंध बिना बेतरतीब तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे, बस भोग विलास करके उसको खत्म कर देते थे। यानी कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं क्रिएट करते थे, कुछ ऐसा नहीं जिससे कि और मनी मल्टीप्लाई हो और प्रॉफिट जनरेट हो और आर्थिक स्तर पे कुछ चहलकदमी हो, कुछ बेहतर हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेहनत करते थे किसान, मेहनत करते थे शिल्पकार, और उन्होंने जो पैसा कमाया वो जो लॉर्ड्स थे वो उनसे पैसा ले लेते थे और भोग विलास में उसको खर्च कर देते थे। ठीक है, जो नए लैंड्स का जो डिजायर था और जो रिचेस यानी और धन की इच्छा, जो नई भूमि की चाह कि नहीं हमको और जमीन चाहिए आधिपत्य करने, तो इसने अलग अलग लॉर्ड्स, और जो लॉर्ड्स चाहते थे कि नहीं और उनका जमीन, क्योंकि जितना ज्यादा उनके अंतर्गत जमीन होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल होंगे। पूरे फ्यूडल सिस्टम का जो मेन आधार था वो था जमीन, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा पावरफुल। तो ये न्यू लैंड्स और रिचेस की चाह ने बहुत सारे चर्च के जो लीडर्स थे और जो लॉर्ड्स थे उनको इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया धर्म युद्ध लड़ने के लिए, बहुत सारे होली वॉर जीतने के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ कंसिक्वेंसेस, कुछ कुछ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं सामंतवाद के। अब हम लोग बात करते हैं डार्क एज की। बेसिकली जो 5वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का जो समय था इसे डार्क एज माना गया था, यानी कि अंधकार भरा युग माना गया था। मतलब ऐसा इसीलिए क्योंकि राजा का एक तो आर्बिट्री मनमाना नियम था, जो राजा कह देता था वही हो जाता। उसके अलावा आप देखोगे कि नेशनल यूनिटी जो थी वो बिल्कुल एब्सेंट थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे कि नहीं हम लोग पूरे एक राष्ट्र के नागरिक हैं, और राष्ट्रीय एकता की आपको अनुपस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो आम लोग थे वो बेचारे बहुत ही ज्यादा असहाय थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब उनका काम बहुत ही सीमित था, वो पूरी तरह से अपने लॉर्ड्स पर डिपेंडेंट थे, फ्यूडल लॉर्ड पे, उनका कुछ सुना नहीं जाता था और वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस किए जाते थे, बहुत ही उनको ज्यादा दबाया जाता था। और ज्यादातर आप यूरोपियन देखोगे कि ये जो 5th से 13th सेंचुरी का जो टाइम था, इस दौरान ज्यादातर जो यूरोपियन थे वो आपके इलिटरेट्स थे, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और इनफैक्ट जो एजुकेटेड भी थे, जो थोड़ा बहुत शिक्षित भी थे, उन्हें किसके बारे में पता था, तो उनको ज्यादातर लॉजिक और लिटरेचर वगैरह के बारे में पता था, या फिर धर्मशास्त्रों के बारे में ज्यादा पता था। उन्हें बिल्कुल भी साइंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, आर्ट के बारे में बहुत ही कम ज्यादा नॉलेज था, क्योंकि जो मेन सेंटर था पढ़ाई का वो चर्च था, और चर्च में इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं जाता था, और चूंकि बताया नहीं जाता था इसीलिए लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि इस पर्टिकुलर 5th से लेकर 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो कल्चरल एक्टिविटीज थी वो लगभग रुक सी गई थी, क्योंकि जो आक्रमण वगैरह होने लग गया था, और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो टूट फूट जाने लगा था, वो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में अलग हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब इन्वेजन आक्रमण वगैरह होने के कारण। और इसीलिए आप देखोगे ना कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी एकदम रुक सी गई थी, अब कुछ भी सांस्कृतिक कल्चर के स्तर पे कुछ बेहतर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट धीरे धीरे जो क्लासिकल पीरियड था उस समय की जो यादें थी वो धुंधली पड़ती जा रही थी, और कुछ बस जो आपका एंशिएंट टेक्स्ट था यानी जो प्राचीन ग्रंथ थे उसी में बस क्लासिकल पीरियड की जो यादें थी वो आपकी सहेज करके रखी हुई थी। बाकी लोगों की मेमोरी से अगर आप किसी चीज को बहुत देर तक रिकॉल नहीं करते हो तो वो यादें बहुत धुंधली हो जाती, फिर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ याद नहीं आता। तो क्लासिकल पीरियड का कुछ ऐसे ही होने लगा था, बस जो थोड़ी बहुत यादें थी वो प्राचीन ग्रंथों के तौर पर वो सुरक्षित थी। हाँ, इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखोगे कि जो ग्रीक टेक्स्ट थे उनको भले ही अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाने लगा, तो वो एक थोड़ा सा था जिसमें कि जो प्राचीन काल की जो स्मृतियां थी
वो थोड़ी सी सहेज के रखी गई थी। सो इसीलिए ये एक डार्क एज वाला पर्टिकुलर पीरियड था, और इस डार्क एज के बाद, इस फ्यूडलिज्म के बाद एक रीबर्थ, एक पुनर्जागरण का काल आया, जिसे हम लोग रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। तो गिडन्स के हिसाब से जो मॉडर्निटी है, ये रिप्रेजेंट्स अ शार्प क्वालिटेटिव ब्रेक फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर्स। सो गिडन्स के हिसाब से मॉडर्निटी या आधुनिकता से क्या अभिप्राय है? इसका मानना है कि जो अभी तक का जो हमारा ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर था, यानी अभी तक जो होता आ रहा था, उसमें एक क्वालिटेटिव, उसमें एक अलगाव आना, उससे कुछ अलग हट करके होना, ये दिखाता है कि हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं या ये आधुनिक है। ठीक है, कुल मिलाकर के आधुनिक शब्द जो है उसका मतलब यही हो गया कि अभी तक जो होके आ रहा है उससे अलग हट के अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, उसमें से डिफरेंट हमारा सोच है, कुछ और बेहतर सोच है, तो वो मॉडर्निटी, वो आधुनिकता की तरफ इशारा कर रहा है। और आप पाओगे कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के समय में यूरोप में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया, न सिर्फ सोशल स्तर पे, यानी कि न सिर्फ सामाजिक स्तर पे, बल्कि आर्थिक स्तर पे भी, और साथ ही साथ आप देखोगे कि राजनीतिक भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। और ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज हमें किसके फॉर्म में देखने को मिले? तो हमें रेनेसेंस के फॉर्म में देखने को मिले, हमें कमर्शियल रिवॉल्यूशन के फॉर्म में, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग चेंजेस हमें 14 से लेकर 16 सेंचुरी के यूरोप में देखने को मिले, वो इन सारे अलग अलग रिवॉल्यूशंस के कारण देखने को मिले। बात करते हैं स्पेसिफिकली रेनेसेंस की, तो रेनेसेंस को हम लोग पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। पुनर्जागरण, या अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। और जनरली इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहते हैं कि जो क्लासिकल सिविलाइजेशन हुआ करती थी, यानी कि जो प्राचीन सभ्यताएं हुआ करती थी यूनान की और रोम की, तो जब लोगों में इंटरेस्ट जगने लगा कि नहीं, हमें वापस से जो हमारी क्लासिकल सिविलाइजेशन थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, हम उनसे वापस से सीखने की जब इच्छा लोगों के अंदर जाहिर हुई या उत्पन्न हुई, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रीबर्थ या फिर रेनेसेंस का टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण काल के बारे में। तो जो रेनेसेंस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जो पुनर्जागरण था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई इटली से। कब से कब के बीच में? तो जो 1300 AD से लेकर के 1550 का जो AD था, इसके बीच में रेनेसेंस जो था वो की उत्पत्ति हुई, उसका उदय हुआ। और धीरे धीरे ये जो नॉर्दर्न यूरोप का जो हिस्सा है वो वहां तक फैल गया। कब ये फैला नॉर्दर्न यूरोप में? तो जो 16th सेंचुरी का जो पहला फर्स्ट हाफ था, तब ये नॉर्दर्न यूरोप में भी चला गया। अब सवाल उठता है कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, बाकी सारे यूरोप के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं शुरू हुआ? तो इसके कुछ रीजन थे। सबसे पहला कि इटली का एक कल्चरल एडवांटेज हमेशा से रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ज्योग्राफी इस तरह से हुई है कि उसको एक नेचुरल गेटवे बना देता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। यानी इसकी, इटली का अगर आप मैप पे पोजीशन देखोगे तो आप देखोगे कि इटली एक ऐसी जगह पर स्थित है जो वो उसके ईस्ट और वेस्ट इन दोनों ही तरफ से जोड़ता है, एक गेटवे के तौर पर काम करता है कि अगर हम लोग को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, तो हम लोग को इटली जो है वो बीचों बीच देखने को मिलेगा। इसलिए ये नेचुरल गेटवे के तौर पर काम करता है, और इसलिए ये कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर ये हमेशा एडवांटेजेस रहा है। दूसरा, आप देखोगे कि जो इटालियन सिटीज थी वो एक ऐसे माहौल में ग्रोन अप हुई है, एक ऐसे माहौल में फली फूली है जिसमें कि आप देखोगे कि फ्यूडल जो कंट्रोल था उससे हमेशा आज़ाद ही रही है। और चूंकि फ्यूडल कंट्रोल के अंतर्गत नहीं रही है, इसीलिए इनकी जो थिंकिंग थी इटालियन सिटीज में वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा तार्किक थी और तर्क संगत थी, जो तर्क पे बेस्ड थी, यानी कि क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लॉजिक, सवाल जवाब, इस पर बेस्ड थी, ना कि किसी अंधाधुंध विश्वास पर बेस्ड थी। साथ ही साथ उनके अंदर कुछ नया, कुछ साहसी करने का भी स्पिरिट था, कुछ साहसी करने की भी भावना थी। नेक्स्ट, जो इटालियन स्टेट यानी कि जो इटली के शहरों में रहने वाले जो शासक थे, वो जो सीखने की जो चाह थी और जो आर्ट था, लर्निंग था, उसके काफी बड़े संरक्षक थे। यानी वो चाहते थे कि उनकी स्टेट्स में, वो जिस जगह पे वो शासन कर रहे हैं, वहां पर आर्ट और जो लर्निंग है, लोग और शिक्षित हो, उनके पास में और जानकारी ज्यादा हो, तो वो इस चीजों को इनकरेज करते थे। अगला कारण ये था कि जो
13वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, इसमें आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ था, ये मर्सेंटाइल सिटीज जो थी वो इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ पे डोमिनेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जो अभी नए नए जो मर्सेंटाइल कम्युनिटी थे, यानी जो व्यापारिक समुदाय था, पूंजीपति लोग थे, वो अब चाहते थे कि जो अभिजात वर्ग है, यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी है, वो उसका स्टेटस गेन करे, वो उसकी स्थिति प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ये उनका एक रीजन था, जो चाहते थे कि नहीं, हम एरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात वर्ग का जो स्टेटस है वो अब हमें मिलने लगे। अगला कारण ये था कि आप इटली में देखोगे कि इटली में कई सारे महान एजुकेटर्स हुए, जो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते थे, बल्कि साथ ही साथ वो दिखाते थे कि किस तरह से अपनी शिक्षा की मदद से उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल, बहुत सारे राजनीतिक और बहुत सारी नैतिक संधियां उन्होंने प्रोड्यूस की। साथ ही साथ लिटरेचर का, बहुत सारी साहित्यिक कृतियां भी इन महान शिक्षकों ने तैयार की। इसके अलावा बहुत सारी जो क्लासिकल राइटिंग थी, प्राचीन काल की जो राइटिंग्स थी, जो कि लोगों को, जिसके बारे में कई सदियों तक कुछ पता नहीं चला था, वो जो क्लासिकल राइटिंग्स थी वो सबसे पहले इटली में वो लोगों को पता चलने लगी, इटली में सर्कुलेट होने लगी। इटली के लोगों ने उन क्लासिकल राइटिंग्स को पढ़ा और बाद में वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में गए। तो चूंकि इतनी सारी अलग अलग चीजें थी, चूंकि सबसे पहले जो अननोन जो क्लासिकल राइटिंग्स थी, इसके बारे में इटली के लोगों को पता चला, वहाँ के लोगों में एजुकेटर्स ज्यादा थे, मर्सेंटाइल सिटीज डोमिनेट करने लगी थी, जो मर्सेंटाइल लोग थे वो एरिस्टोक्रेसी का स्टेटस जानना चाहते थे। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कि इनकरेज किया इटली में कि पुनर्जागरण की शुरुआत हो। नेक्स्ट कारण ये था कि इटली में आप देखोगे कि जो क्लासिकल पास्ट का जो था वो ज्यादा अपीयर होता था, क्योंकि ज्यादातर जो रोमन मॉन्यूमेंट्स थे वो पूरा इटली में जगह जगह अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरे अलग अलग जगह पर जो पुराने समय के जो मॉन्यूमेंट्स थे, पुराने समय के जो इमारतें थी, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। और चूंकि इमारतें वहां पे थी तो लोगों को हमेशा इन्फ्लुएंस करते थे कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ करता था। और साथ ही साथ जो पुराने लेटिन लिटरेचर थे वो भी कई बार जो ऐसी सिटीज और ऐसे प्लेसेस की तरफ इशारा करते थे, उसमें इन प्लेसेस वगैरह शहरों का जिक्र होता था जिसको इटली में रहने वाले लोग थे वो उनको अपना मानते थे, क्योंकि वो उनसे उसमें जो जिक्र था वो उनके खुद के शहर का होता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट लिया इन सारे एंशिएंट लिटरेचर के बारे में और क्लासिकल पीरियड के बारे में जानने को लेकर। और यही कारण था कि रेनेसेंस की शुरुआत इटली से ज्यादा हुई, मतलब यहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई। अब रेनेसेंस में क्या देखने को मिला, तो आप देखोगे कि जो रेनेसेंस थी उसमें नए सिरे से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। डेवलपमेंट अलग अलग फील्ड में हुआ, आर्ट के फील्ड में हुआ, लिटरेचर के फील्ड में हुआ, रिलीजन यानी कि धर्म के फील्ड में हुआ, फिर दर्शन के फील्ड में आप देखोगे, विज्ञान के फील्ड में, साथ ही साथ राजनीति, ये सब यानी कि कुल मिला के हर एक फील्ड में आपको कई सारे विकास के चिन्ह, कई सारे डेवलपमेंटल साइंस आपको देखने को मिलते हैं। रेनेसेंस की जो शुरुआती पीरियड थी उसमें क्या होता था कि जो वो पुराने हमारे सीख थे, यानी जो पारंपरिक जो तरीके थी वो जो थे वो आपकी स्प्रेड होने लगे, वो फैलने लगे कि आखिर पुराने तरीके, मतलब पुराने जमाने में हम लोग चीजों को किस तरीके से किया करते थे, इसका रिवाइवल होना शुरू हो गया, इसका पुनः परिवर्तन होना शुरू हो गया। बाद के टाइम में देखोगे मतलब शुरुआत में तो जो हमारा क्लासिकल टाइम पीरियड में चीजें जैसे होती थी लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, उसको रिवाइव करना शुरू किया। बाद के फेज में देखोगे कि इनोवेशन का पीरियड था, यानी कि अब नई चीजों की शुरुआत हुई, जिसमें कि जो नया नॉलेज था अब की शुरुआत हुई। अब नया कुछ, पहले तो था कि जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता था लोगों ने उसको रिवाइव किया। लेटर फेज में लोग खुद से कुछ नया सोचने लगे थे और इसी ने जो मॉडर्न विचारधारा है उसकी फाउंडेशन रखी, उसकी नींव रखी। जो क्लासिकल टेक्स्ट थे अब उन्हें नए तरीके से, जो पुराने समय में जो हमें किताबें वगैरह मिलती थी या जो पुराने आइडियाज थे उसको नए तरीके से क्या कहते प्रेजेंट किया जाने लगा, कि अभी तक जो सोचा जाता था नहीं, अब उसमें कुछ बदलाव किए जाने लगे। और इसी सब चीजों ने जो मॉडर्निटी थी इसकी नींव रखी। रैशनल थिंकिंग और विद द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि आप एक तो सोच आपका काफी ज्यादा रैशनल होगा, काफी ज्यादा तर्क संगत होगा, यानी
कुछ आप ऐसे ही चीजों पे बिलीव नहीं करोगे, हर चीज को क्वेश्चन करोगे कि हाँ ये सही है, नहीं है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ आप तरीका पता करने की करोगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो ये सारी जो चीजें थी ना कि यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में आप बहुत ही रैशनली सोच रहे हो, बहुत ही तर्क संगत तरीके से आप सोच रहे हो और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगा के आप चीजों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो थी वो रेनेसेंस की बहुत ही ज्यादा खासियत थी। और चूंकि अब लोग सोचने पे, और वो भी तर्कों के आधार पर सोचने पे उन लोगों ने जोर देना शुरू कर दिया, तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो गिरजाघरों का यानी चर्च का जो स्थान था वो कमने लग गया। यानी शुरू में जो चर्च था, जो कि सब कुछ विश्वास के ऊपर था, तो लोग बहुत ज्यादा चर्च पर यकीन करते थे कि गिरजाघर ने, चर्च ने जो कह दिया वो ठीक, जो उसने गलत कह दिया वो गलत। लेकिन अब चर्च की बातों पर लोग आसानी से नहीं मान रहे थे कि उसमें सवाल पूछना उन्होंने शुरू कर दिया था, और सवाल का चूंकि चर्च जवाब नहीं दे पाता था, इसी के कारण चर्च का जो महत्व है वो कमने लग गया था। साथ ही साथ जो ह्यूमनिज्म था यानी कि मानवता, ये आत्मा थी, ये हृदय भी था और ये आत्मा भी थी रेनेसेंस की। जो पुनर्जागरण में हम लोग मानवता के बारे में, कि हर चीज से ज्यादा जो मानवता जो है वो सबसे ऊपर है, इसका मतलब जो ह्यूमन है उसका ग्लोरिफिकेशन होना शुरू किया। और जो मतलब जो डिवाइन थिंग है या दूसरे जो परमात्मा या दिव्य लोक की जो स्थिति थी, उसका लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, मानवता सर्वोपरि है, बाकी परमात्मा, दिव्य लोक, ये सब जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ह्यूमनिस्ट थे यानी जो मानववादी लोग थे, उन्होंने जो धार्मिक वैराग्य है था कि नहीं, हमें अपना जीवन बहुत ही कठोर तरीके से निभाना चाहिए, तभी जाकर हम मरने के बाद एक आत्मा का जीवन जी पाएंगे, और जो मांसाहार के प्रति हमें संयम बरतना चाहिए, साथ ही साथ हमें संसार से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी इस तरह की चीजें थी वो मानववादियों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन को, जो धरती पे जो जीवन है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, अच्छे से, मौज से, और जिस तरीके से आप जीना चाहते हो आप उस तरीके से जियो, और धरती पर अपने जीवन पे खूब उत्साह से जियो, खूब आनंदो उल्लास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। और जो चर्च था वो एडवोकेट करता था कि नहीं, मरने के बाद भी आपका एक जीवन था, वो उस पर जोर नहीं देते कि मरने पे क्या होगा वो आप छोड़ो, अभी जो आप जीवन जी रहे हो उसको पूरे खुशी के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ उसको जियो। और जो स्टडी था, वो जो प्रॉपर मैनकाइंड का जो स्टडी था, वो ह्यूमैनिटी था rather than डिविनिटी। मतलब आप जो है वो मानवता के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसके ऊपर आपका ज्यादा जोर होना चाहिए, ना कि आप देवता और परमात्मा और ईश्वर के बारे में उतना सोचो। तो ये सारी चीजें थी रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि वाणिज्यिक क्रांति के बारे में। अब कमर्शियल रिवॉल्यूशन का आखिर मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि ट्रेड और कॉमर्स का, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का की बढ़ोतरी होना, उसका विस्तार होना। और ये बढ़ोतरी, ये व्यापार, ये कॉमर्स आपको कब देखने को मिलता है कि कब इसका एक्सपेंशन हुआ? तो 15th सेंचुरी के बाद से आप देखोगे कि लगातार व्यापार में और वाणिज्य में काफी ज्यादा विस्तार हमें देखने को मिला। और ऐसे व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी होने के कारण थे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो इन्वेंशंस होने लगे, उन्होंने काफी ज्यादा कमर्शियल रिवॉल्यूशन में मदद की। जैसे कि मैरिनर्स का कंपास, एस्ट्रोबेल, और जो नए नए तरीके से अब नाप वगैरह प्रिपेयर होने लगे, तो इसने लोगों को काफी ज्यादा मदद की अलग अलग लैंड्स को, अलग अलग जमीन को ढूंढने में और एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, तो इस सभी चीजों ने कमर्शियल रिवॉल्यूशन को होने में काफी मदद की। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, इसमें से जो पुर्तगाल और जो स्पेन थे, ये जो दो देश थे, इन्होंने इस तरह के एक्सप्लोरेशन को काफी ज्यादा मतलब प्रोत्साहित किया। और बाद में फिर ब्रिटेन, फ्रांस और होलैंड जो थे, उन्होंने भी फिर एक्सप्लोरेशन को, कि अलग अलग देशों की, अलग अलग जमीनों की जो खोज थी, इसको शुरुआत में पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने इनकरेज किया, बाद में फिर ब्रिटेन, फ्रांस और होलैंड, इन सब लोगों ने भी इनकरेज किया कि हाँ, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जो दुनिया के दूसरे जगहों से जुड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे कमर्शियल रिवॉल्यूशन जो था वो आगे बढ़ता चला गया, आप देखोगे कि पुर्तगाल और जो स्पेन का जो स्थिति थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, और जो ब्रिटेन, फ्रांस और होलैंड थे,
वो यूरोप को और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर वो डोमिनेट करने लगे, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। और ये जो कैपिटलिज्म का जो शुरुआती फेज था, जो सबसे ज्यादा व्यापारियों के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, जिसमें पूंजीवादियों का सबसे ज्यादा बोलबाला था, ये शुरुआती फेज क्या कहलाया? तो व्यापारिक पूंजीवाद यानी कि मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म। फिर मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म के बाद आप देखोगे कि एग्रीगेरियन कैपिटलिज्म आया, जिसमें कि जो इंक्लूसिव मूवमेंट था ये आपका शुरुआत हो गई, जिसमें कि जो लैंड था इसे एक कमर्शियल कमोडिटी माना जाता था और एक ऐसा सामान माना जाता था जिसको की खरीद बिक्री हो सकती थी। और आप साथ ही साथ आप एक ऐसा माना गया था कि एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी मदद से अगर आप किसी को दे देते हो तो बदले में वो आपको कुछ दिन के लिए पैसा है। यानी कि लैंड अब ऐसा नहीं रह गया था कि मालिकाना हक किसी एक के पास है वो बस डिवाइड होते है, नहीं, अब ये आपका एक मतलब कमर्शियल कमोडिटी बन गया था कि अगर आप चाहो तो जमीन को आप खरीद सकते हो और वो आपका जमीन हो जाएगा, मालिकाना हक आपको हो जाएगा, या आप चाहो तो किसी को बेच सकते हो तो बदले में आप पैसा ले सकते हो, या फिर अगर आप किसी को कुछ दिन के लिए देते हो तो बदले में वो आपको रेंट देगा। ठीक है, तो अब लैंड का जो स्टेटस था वो बदल गया, वो अब एक कमर्शियल कमोडिटी बन गया। तो ये हम लोगों ने बात की अभी तक कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों की। हम लोगों ने स्टार्ट किया फेडरलिज्म के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मॉडर्निटी के बारे में, अलग अलग लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, फेड्यूलिज्म के बारे में जाना, फिर रेनेसेंस के बारे में बात की और थोड़ा सा हम लोगों ने कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की वीडियो लेक्चर्स में और डिटेल से हम लोग आगे के टॉपिक्स, अलग अलग रेवोल्यूशन जिसके बारे में मैंने छोटा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।